हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जो क्लास सेकंड हमने करवाई थी उसका पार्ट 1 वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 24 तक कवर कर लिया था। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 32 तक, और इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट में केसेस भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं, और फिर हम इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, और अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट बनाई है जहां पर LLB और BLLB एग्जाम से जुड़े इंपॉर्टेंट नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के PDF मैं उसमें शेयर करती रहती हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर के आप चेक कर सकते हो। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब अगला आपका मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी बोलते हैं। ये आपका आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। यहाँ से आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक है, तो आपका 25 से 28 तक दिया गया है। अब इनमें दिया क्या क्या गया है, आपका जो आर्टिकल 25 है, 25 में दिया गया है अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये दिया गया है आर्टिकल 25 में, याद रखना, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है। ये आर्टिकल 25 में दिया गया है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 26 है, इसमें दिया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यानी जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो आपकी आर्टिकल 26 में दी गई है, और जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपने धर्म की संस्थाओं की स्थापना, जो भी धार्मिक संस्थाएं उनकी स्थापना करने की और पोषण करने की, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन करने की, स्वामित्व और प्रशासन करने का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता कहाँ दी गई है, तो आर्टिकल 26 में दी गई है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं कि व्यक्ति धर्म के अपने जो उसका फेवरेट जो भी रिलीजन है उस धर्म की धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उनका पोषण कर सकता है और विधि सम्मत संपत्ति का अर्जन कर सकता है, स्वामित्व और प्रशासन करने का भी अधिकार रखता है। ठीक है, अगला जो आपका आर्टिकल है आर्टिकल 27 में क्या दिया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई हो। यानी आर्टिकल 27 जो है इसमें ये कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जो कर, यानी जो आय होगी वो किसी धार्मिक संस्था या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए, उनके पोषण के लिए खर्च की जाएगी, ऐसा कर देने के लिए किसी भी व्यक्ति को राज्य बाध्य नहीं कर सकता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल 28 क्या कह रहा है कि राज्य निधि से पूर्णतया पोषित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये आप लोग याद रखना कि 28 जो है इसमें कहा गया है कि जो राज्य निधि से पोषित शिक्षण संस्थान है उसमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ना ही किसी धार्मिक शिक्षा का संचालन किया जाएगा वहां पर। अब हम देख लेते हैं अगला मौलिक अधिकार। अगला है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक दिया गया है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 29 क्या प्रावधान करता है, तो ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान करता है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, और केवल भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। और ये आपका अनुच्छेद 29 है, ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, और इसमें प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। वहीं अगर बात करें आर्टिकल 30 की, तो 30 में दिया गया है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शिक्षण संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों आर्टिकल हैं, लेकिन बच्चों को अक्सर इनमें कन्फ्यूज़न रहता है, ये नहीं याद रहते हैं। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तो याद रहता है, लेकिन ये नहीं याद रहते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो एक बार फिर से मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं कि जो अनुच्छेद 29 है इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो हैं वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, और इन आधारों पर इन्हें किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी हितों की संरक्षण की बात करी गई है। दूसरा जो अनुच्छेद 30 है इसमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं ये अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं।
ठीक है। और सरकार जब भी शिक्षण संस्थानों को कोई अनुदान देगी तो उसमें इन अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला मौलिक अधिकार है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि 32 में दिया गया है। और जो 31 है आपका, इसको मैं डिस्कस नहीं करा रही हूँ, इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया है। और ये जो आपका संपत्ति का अधिकार है ये अब एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया है 44वें संविधान संशोधन के बाद। अब ये आपका एक वैधिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद आपका दिया गया है 300A में दिया गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद करने हैं वो ये याद करना है कि जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को या फिर आर्टिकल 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अब हम आर्टिकल 32 को देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो इसके तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों के द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरीके की रिट निकालने या जारी करने की शक्ति प्रदान करी गई है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय को कितने प्रकार की रिटें जारी करने का शक्ति है, जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो ये 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं। उनमें कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा। ये 5 तरीके की रिट हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। और ये जो आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार है, बाकी के आपके जो 5 मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और आपका संस्कृति शिक्षा का अधिकार, ये 5 अधिकारों में अगर कोई व्यक्ति या कोई राज्य के द्वारा इन 5 प्रकार के अधिकारों को किसी व्यक्ति या राज्य के द्वारा अगर हनन किया जाता है, नष्ट किया जाता है, तो एक व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और इन रिटों को जारी करवा सकता है, इन रिटों के द्वारा अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि आर्टिकल जो आपका 32 है यानी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है रिटों को जारी करने का, और आर्टिकल जो आपका 226 है इसमें हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि वो रिटों को जारी कर सकता है, ठीक है। इन दोनों को याद रखिएगा। अब हम इन रिटों को देख लेते हैं कि जो 5 प्रकार की रिटें हैं ये कौन कौन सी हैं। तो जो पहली आपकी रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है ये कब जारी करी जाती है? तो जब किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, तो वहाँ पर न्यायालय ये रिट जारी करती है उस अधिकारी को जिसने गिरफ्तार किया है कि आप इस व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर यानी 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करें और ये कारण बताएं कि इस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। तो ये तब बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। अब ये जो नेक्स्ट आपकी है परमादेश की रिट यानी रिट ऑफ मैंडमस, ये क्या है? परमादेश की रिट उस समय जारी करी जाती है जब कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, यानी जो उसको कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जो कर्तव्य करने चाहिए वो नहीं करता है, तब कोर्ट के द्वारा ये एक रिट जारी करी जाती है जिसके द्वारा उस अधिकारी के कर्तव्य के पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है, यानी उस अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि आप उन कर्तव्यों का पालन करिए जो करने के लिए आप बाध्य हो। तीसरा लेख क्या है? प्रतिषेध लेख यानी रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ये कब जारी किया जाता है? ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को तब जारी किया जाता है जब वो किसी ऐसे मामले के अंदर कार्रवाई कर रहे हो जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, यानी उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ना आता हो। तो यहाँ पर इनको आदेश दिया जाता है कि वो ऐसे मामले में कार्रवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और इस मामले को ऊपरी अदालतों में दे दिया जाए। नेक्स्ट आपकी रिट है उत्प्रेषण का लेख। ये लेख सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा कब जारी किया जाता है? जब अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी मामले में न्याय निर्णय दे दिया जाता है, उसके बाद न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाता है कि आपने जो इस मामले में निर्णय दिया है तो वो वरिष्ठ न्यायालयों को भेज दिया जाए क्योंकि वो जो निर्णय दिया गया वो सही नहीं दिया गया है। इसमें 2 चीज़ें याद रखना, जो प्रतिषेध का लेख होता है ये तब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है जब मामले में कार्यवाही चल रही हो, लेकिन जो आपका उत्प्रेषण है ये तब जारी किया जाता है जब मामले की कार्रवाई हो जाती है, न्याय निर्णय हो जाता है, यानी अधीनस्थ न्यायालय जो है निर्णय दे देती है, उसके बाद ये उत्प्रेषण का लेख जारी किया जाता है। नेक्स्ट आपकी रिट है अधिकार परीक्षा। ये कब जारी करी जाती है? जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने के लिए उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है। न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता है तो वह कार्य नहीं कर सकता है। यानी जो अधिकार परीक्षा रिट है ये कोई भी व्यक्ति इसको जारी करवा सकता है, जरूरी नहीं है कि जिसके अधिकारों का हनन हुआ है। किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि जो सामने वाला अधिकारी है गलत तरीके से या अवैध तरीके से इस पद पर बैठा है, कार्य कर रहा है, तो वो
कोर्ट को ये आदेश सूचना दे सकता है या कोर्ट के द्वारा इस रिट को जारी करवा सकता है, जहां पर न्यायालय उस पदाधिकारी से पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो या इस पद पर कार्य कर रहे हो। और बाकी की आपकी जो 4 रिटें हैं वो सिर्फ वही व्यक्ति जारी करेगा जिसके अधिकारों का हनन हुआ है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है मूल अधिकारों में संशोधन। मूल अधिकारों में संशोधन को लेकर के कई सारे अमेंडमेंट हुए, कई सारे केस लॉज आए। अब यहाँ पर हर केस में अलग अलग कहा गया। किसी में कहा गया कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, किसी में कहा गया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो क्या किस केस में कहा गया, किस लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ, तो वो सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। इसको मैंने पॉइंट में डिवाइड कर दिया है, एक एक पॉइंट को हम समझते चलते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे और अगर सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है तो वहाँ पर भी आपको लिखने के लिए कंटेंट अच्छा खासा मिल जाएगा। तो पहला आपका जो पॉइंट है वो ये है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णय में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। यानी जो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का केस है, इस केस के पहले जितने भी निर्णय आए उसमें ये कहा गया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें आपका अनुच्छेद 368 और मूल अधिकार को भी शामिल किया गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी। यानी संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है। अब यहाँ आपको याद करने वाली ये है कि पहले तो 368 समझ लो, 368 आर्टिकल में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है और ये संशोधन करना किसका काम होता है, संसद का होता है। कानून को बनाना और संशोधन करना ये संसद का काम होता है और जो प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, तो वो अनुच्छेद 368 में दिया गया है। ठीक है, तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन आपका अगला पॉइंट क्या कह रहा है, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया और यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। जो आपका 24वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया और जिसमें ये कहा गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान करी गई। यानी जो 24वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें कहा गया कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, तो इसको विधि मान्यता प्रदान करी गई केशवानंद भारती के केस में। और इसका मतलब ये हुआ कि गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में जो निर्णय दिया गया था उसको इस मामले में निरस्त कर दिया गया। ठीक है, केशवानंद भारती का जो केस है, इस मामले में गोलकनाथ के मामले में जो निर्णय दिया गया उसको निरस्त कर दिया गया। अब अगला पॉइंट है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़ा गया। यह व्यवस्था करी गई कि इस प्रकार के किए गए संशोधन को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। यानी जो 42वां संविधान संशोधन हुआ ये अनुच्छेद 368 में किया गया और जिसके द्वारा खंड 4 और खंड 5 जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि जो इस प्रकार का संशोधन होगा, जो मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाएगा, वो किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। यानी इस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, ना इसको चैलेंज किया जाएगा किसी भी कोर्ट में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपका आता है 6 पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ का केस है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इस निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है। यानी जो मिनर्वा मिल्स का केस है, इसमें निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार किसको है, न्यायालय को है। और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है। ठीक है, यानी पुनर्विलोकन की जो शक्ति दी गई है वो आपका आर्टिकल 13 में दी गई है। ठीक है, इसमें पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है और इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन में की गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जो 42वां संविधान अभी आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, तो 42वें संविधान संशोधन में जो कहा गया कि कोई भी अगर अमेंडमेंट किया जाता है तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, तो इसको मिनर्वा मिल्स के मामले में समाप्त कर दिया गया। ये कहा गया कि ऐसा नहीं हो सकता है, अगर संसद मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन करता है, अमेंडमेंट करता है, कोई जोड़ता है या हटाता है, कुछ भी करता है, तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको आर्टिकल 13 में पुनर्विलोकन की जो शक्ति दी गई है,
तो इस आर्टिकल के तहत वो किसी भी ऐसे संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है, जिसको जुडिशियल रिव्यू भी बोलते हैं। अगर कोर्ट को कहीं भी ऐसा लगता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है या गलत अमेंडमेंट है, तो वो उसको निरस्त कर सकता है। ये कोर्ट को पावर दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय को पावर दी गई है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो, बहुत जितना भी ये मैंने इसमें आपको समझाया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट गया होगा वो क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या कह रहा था कि यहाँ पर जो गोलकनाथ के पहले जितने भी केस आए उसमें कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें आपका मौलिक अधिकार भी शामिल है और अनुच्छेद 368 भी शामिल है। फिर गोलकनाथ के केस में कहा गया नहीं, संसद जो है मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है। ये किस में कहा गया? गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के बाद में। फिर 24वां संविधान संशोधन किया गया, किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया, और इसमें यह कहा गया कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। किस आर्टिकल के थ्रू? अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के द्वारा। फिर इसके बाद केशवानंद भारती का केस आया, जिसमें इस 24वें संविधान संशोधन को विधि मान्यता प्रदान करी और गोलकनाथ के निर्णय में जो निर्णय दिया गया था उसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़ा गया, जिसमें यह व्यवस्था करी गई कि इस प्रकार के संशोधन को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, चैलेंज नहीं किया जा सकता है। फिर अगला केस आया मिनर्वा मिल्स का केस। इस केस में यह कहा गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है, और एक न्यायालय को यह अधिकार है, उसको ये शक्ति दी गई है कि वो किसी भी प्रकार के संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है। और इस निर्णय के द्वारा 42वें संविधान संशोधन में की गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर करा दिए हैं। अब इसके आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके।